हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 के लिए, जो कि सीबीएसई ने अभी रिलीज़ करा है। और हमने आपको ये न्यूज़ भी दिया था कि इसके हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। और सीबीएसई इस सैम्पल पेपर के थ्रू ये बताना चाह रही है कि हम जो टर्म 1 का पेपर लेंगे वो किस तरह का पेपर होगा, क्योंकि टर्म 1 का जो पेपर होगा पूरा फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट का, वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। कि एमसीक्यू बेस्ड होगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी, जो उन्होंने बोला है कि जो टाइम गिवन है मिलेगा आपको, जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का टाइम होगा, मतलब 1.5 घंटे। आपको 1.5 घंटे एग्ज़ाम के लिए मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो आपको 35 मार्क्स आपके पूरे पेपर में होंगे। हमने इसका सिलेबस भी डिस्कस करा है। आप अगर नहीं देखे हैं सिलेबस, जो किस तरह से सिलेबस डिवाइड करा सीबीएसई ने, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। उन्होंने क्या बोला है कि जनरल इंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस। 3 सेक्शन है जो क्वेश्चन पेपर इसमें पूरे डिज़ाइन करा उन्होंने, उसमें 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन ए और सेक्शन बी और तीसरा सेक्शन सी है। उन्होंने क्या बोला कि सेक्शन ए में 25 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपको कोई 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करने, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन में से? 20 क्वेश्चन बनाने हैं 25 क्वेश्चन में से। उसके बाद जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन है। इन 24 क्वेश्चन में से भी आपको भी 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। और उसके बाद सेक्शन सी है, इसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको किसी 5 का आंसर देना है, एनी 5 क्वेश्चंस। अगर आप देखें इन चीज़ों को मिला दें, इन टोटल क्वेश्चंस को अगर आप मिला दें, तो यहाँ पर मिलते हैं कितने? 20 + 20 = 45 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। आप अगर ध्यान दें यहाँ पर, और यहाँ पर एक लास्ट वाली चीज़ उन्होंने क्या बोला, इज ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब सभी क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होंगे। एक चीज़ आप गौर करें, मैक्सिमम मार्क्स है 35, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 45। अगर आप एवरेज निकालें तो लगभग जो है बिलो, मतलब 1 से कम मार्क्स, 0.7 अगर आप 7 से अगर आप देखेंगे तो इतना मार्क्स 1 क्वेश्चन के बनते हैं। मतलब सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे। चलिए आगे उन्होंने क्या क्या बोला देखते हैं। आगे उन्होंने बोला कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा, एक डाउट बच्चों को होता है कि सर 1 से 25 तक क्वेश्चन पेपर होंगे, 1 to 25 क्वेश्चन पेपर होंगे, क्या हम 1 से 25 तक पूरा उन्होंने बना लिया? लेकिन याद रखिए, अगर आपने सारे क्वेश्चन बना लिया, मैं सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ, कि अगर 25 क्वेश्चन है और आपने पूरा 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया, तो इसमें कैसे इवेल्यूएट होंगे? इसमें सिर्फ शुरुआत के 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन ही आपके इवैल्यूएशन के लिए होंगे, बाकी क्वेश्चन को इवैल्यूएशन के लिए नहीं कंसीडर किया जाएगा। क्या सर, हम मान लीजिए 1 से 25 क्वेश्चन हमने बनाए और 1 से 25 क्वेश्चन बनाने के ड्यूरेशन में हमने फर्स्ट 5 गलत कर दिए, तो क्या लास्ट जो 5 के बाद जो सीक्वेंस चलेगा 25 तक, उन क्वेश्चन को हम कंसीडर करेंगे कि 20? नहीं, आपका जो कंसिडरेशन होगा वो 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक ही होगा, 20 क्वेश्चन तक होंगे, 20 क्वेश्चन तक। और इन 20 क्वेश्चन तक आपने फर्स्ट गलत बनाया या 1 से लेकर 5 तक गलत बनाया, कोई अलग नहीं, वो गलत ही कंसीडर होंगे। अब कुछ बच्चे अगर 2 से स्टार्ट करेंगे, तो पहले आप याद रखिए, पहले 20 क्वेश्चन का सिलेक्शन होगा, क्योंकि अब जो भी पहले 20 क्वेश्चन है वही आपके इवोल्यूशन के लिए यूज़ होंगे या कंसीडर होंगे। उसके बाद वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। सेम सेक्शन बी में अगर इसमें 24 क्वेश्चन है, अगर आपने सभी 24 क्वेश्चन बना दिए, तो इसमें भी आपको ओनली 20 क्वेश्चन ही कंसीडर करेंगे इवोल्यूशन के लिए। उसके बाद सेक्शन सी में भी 6 क्वेश्चन है, इसमें भी किसी 5 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, और उसमें भी आपको 5 क्वेश्चन ही इवोल्यूट किए जाएंगे। ऑल क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, सभी क्वेश्चन बराबर हैं, कोई हाईएस्ट मार्क्स लोएस्ट मार्क्स नहीं है। कभी कभी ये होता है कि नहीं, इस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या सेक्शन वाइज आपको डिवाइड होंगे? नहीं, ये सभी चैप्टर से मिक्स होंगे, कोई भी ऐसा नहीं है
कि इस चैप्टर से ज़्यादा इस सेक्शन में, इस चैप्टर से ज़्यादा इस सेक्शन में और इस चैप्टर से ज़्यादा इस सेक्शन में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इम्पोर्टेंट चीज़ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं, अगर आपके मान लीजिए गलत भी हो गए तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। सबसे बच्चों का डाउट था कि सर जैसे नीट और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होते हैं, तो क्या ये एमसीक्यू बेस्ड है सीबीएसई का पेपर, तो क्या इसमें भी नेगेटिव मार्किंग? लेकिन उन्होंने साफ यहाँ पर लिखा है कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चन की तरफ। अब सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, दिस सेक्शन कंटेन्स 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओवरऑल चॉइस टू अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन। In case more than desirable number of questions are attempted, only first 20 questions will be evaluation। मैंने पहले ही आपको ये बताया कि अगर आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन से ज़्यादा, कुछ बच्चे होते हैं कि अरे पूरा वो हमारे सीट भर देते हैं, अरे कोई बात नहीं, पहले कंसिडर, पूरे 25 नहीं, सिर्फ फर्स्ट 20 क्वेश्चन ही आपके इवोल्यूशन के लिए कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, देखिए, Which of the following is not the properties of equipotential surface? अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? जब हम सिलेबस कवर करेंगे, जो बच्चे पहले जानते हैं उनको पता होगा, जो नहीं जानते हम जब सिलेबस कंप्लीट करेंगे टर्म 1 के सारे, तो उन चीज़ों को धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज 0, फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर एंड दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर। तो इसका सही उत्तर है कि कौन सा इसमें से प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो कौन सा जो है ये ऑप्शन जो थर्ड वाला है, नंबर थर्ड, ये एक प्रॉपर्टीज़ नहीं है, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक स्फीयर नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 2 क्वेश्चन की तरफ। 2 पॉइंट चार्जेस है, 8 कूलम और -2 कूलम, ये x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू L रिस्पेक्टिवली कुछ रखे हो x एक्सिस पे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ड्यू टू दीज चार्जेस, किसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होंगे? चलिए अब आपसे पूछते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कोई 2 चार्ज है, मान लीजिए ये कोई चार्ज है और ये कोई चार्ज है। यहाँ पर मान लेते 8 कूलम चार्ज है और यहाँ पर -2 कूलम चार्ज है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है x बराबर 0, x बराबर L, तो क्या है? L है, L डिस्टेंस है। ठीक है, L डिस्टेंस है। अब अच्छा, कूलम्स लॉ आपने देखा होगा, कूलम्स तो पढ़ा होगा, पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, क्या लगता है? तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा। अच्छा, मान लेते हैं यहाँ से r डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होता? अच्छा, फोर्स यूनिट चार्ज की वजह से जो E और F की वैल्यू बराबर होती है, तो F बराबर QE हमने देखा था। तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू होगा K इंटू दिस कूलम चार्ज 8Q डिवाइडेड बाय क्या, R², और इसको इक्विवेलेंट करें अगर मान लीजिए यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान दें कि जो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो कूलम होता है यहाँ, सॉरी ठीक है, -2 कूलम +8 कूलम, और इन चीज़ों को अगर आप सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपकी जो वैल्यू हो गई, आपकी जो ये वैल्यू है यहाँ पर r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो अगर आप इस पे सॉल्व करेंगे तो ये जो K इंटू 2Q बाई कितना है, R² होता है। तो यहाँ पर R इस नेगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन इधर होगा और पॉजिटिव की वजह से इधर होगा, है ना। तो इन चीज़ों को अगर आप कंसिडर करें तो यहाँ पर सेम अगर K इंटू 8Q डिवाइडेड बाय R+L होगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस L है, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो अलग है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो C आएगा, 2L आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री। आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को, तो ये जो पी की वैल्यू होती है, जो डब्लू वर्क डन बराबर क्या होता है, पी ई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये वैल्यू होती है। अच्छा यहाँ पर देखिए, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, जीरो से। अच्छा डाइपोल जब रोटेट करता है तो 0 डिग्री से 90 डिग्री, अगर आप कॉस जीरो की वैल्यू रखें तो 1, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। और कॉस 90 की वैल्यू, तो यहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे इसको 1 माइनस 0 और साथ में क्या है यहाँ पर p, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, जो आंसर हो जाएगा 3 का, वो डाइलेक्ट्रिक जो वर्क डन होगा वो W बराबर P cos थीटा माइनस cos थीटा 2। तो थीटा इज 0 1, थीटा 1 इज 0, थीटा 2 इज द 90 डिग्री यहाँ पे गिवन है, वर्क रोटेटेड इन डाइपोल बाय 90। अच्छा 90 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू जो यहाँ पर 1 है, 1 माइनस 0, तो अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आंसर P के बराबर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। नंबर 4, 3 कैपेसिटर है, 2 माइक्रो फेराड, 3 माइक्रो फेराड एंड 6 मेजोराइड इन सीरीज विद ईच अदर। अच्छा देखिए, एक यहाँ पर फॉर्मूला है कि मान लीजिए ये कोई कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर है, ये कोई कैपेसिटर है, ठीक है, C1 C2 C3। अगर हम मान लेते हैं ये C1 C2 C3 है, तो इन C1 C3 के वजह से C1 C3 की वजह से क्या होगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, सीरीज में जब कैपेसिटेंस रहता है तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना। तो अब ध्यान दें, अगर आप 10th में पढ़ा होगा तो रेसिस्टर की फार्मूला, तो रेसिस्टर का क्या होता है, अगर सीरीज में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और जितने सारे होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए पैरेलल में होता है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये सारी चीज़ें उस पर लिखते हैं। तो कैपेसिटर रेसिस्टेंस का पैरेलल वाला जो फार्मूला वो कैपेसिटर के सीरीज में यूज होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर आप सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो 1 माइक्रो फेराड के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 1 माइक्रो फेराड के बराबर होगा। ताकि क्योंकि 1/2 प्लस 1/3 माइक्रो फेराड प्लस 1/6, आप एलसीएम लेंगे तो कितना 6, और सॉल्व करेंगे तो 1 माइक्रो फेराड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला कि 2 पॉइंट चार्जर प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 आर एट अ डिस्टेंस r बिटवीन देम, experience an electric force F, the electrostatic force between them in vacuum at the same distance R will be। देखिए जब भी अगर आप फोर्स का उसमें देखें मैग्नेटिक, तो जितना भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड होता है, जितना भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो वैल्यू होती है ना, वो उतना टाइम से वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो K मल्टीप्लाई में। अब मान लीजिए पहले अगर F था, तो अगर 5 उसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, तो वो कितना गुना बढ़ जाएगा, 5। तो विच वन इज करेक्ट, आंसर इज A, है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो 5F हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस लॉ, ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सर्फेस कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि जो नंबर 6 जो बोला गया है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है इसमें गॉस लॉ के लिए, ये। अच्छा गॉस लॉ ने क्या बोला, गॉस ने क्या बोला था कि अगर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास करेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास करेगा वो कितना करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा वो Q/E एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। फाई इज इक्वल टू Q/E एप्सिलॉन, मतलब जितना चार्ज इस पर एपियर होगा। तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट बोला है, ट्रू है। तो इन्होंने क्या बोला, जो क्या इनर आउटर, क्योंकि उसके अंदर, क्योंकि इनर गॉसियन सरफेस के अंदर होता है। अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ज्योमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस, ये सारे। तो लास्ट वाला जो है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट होता है, ठीक है। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ए कैपेसिटर प्लेट्स आर चार्ज बाय बैटरी V volts after charging is disconnected and dielectric slab with dielectric constant K is inserted between its plate. The potential across the plates of the capacitor कितना होगा? तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे Q बराबर CV वाले फार्मूला से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा V बाय K आएगा। इसका जो आंसर होगा वो C होगा। ठीक है, चलिए। द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ EMF ऑफ सेल। अच्छा, EMF ऑफ सेल जो है वो सबसे बेस्ट एक्यूरेट जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो है आपका पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से हम EMF ऑफ द सेल को मेज़र करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखें। एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सर्किट कंटेनिंग टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल connected in a parallel if the length and radii of the two wires are in the ratio of 3/2 and 2/2:3 ratio, then the ratio of current passing through the current of the wire will be। अच्छा, सबसे पहले एक बात बताइए, रेसिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है? R बराबर होता है रो L बाई ए, वेयर रो इज इक्वल टू इसकी रेसिस्टिविटी होती है, L क्या होता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जैसे भी वायर है या अगर वायर है तो वायर का लेंथ, और ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अगर आप इसको सॉल्व करें, जैसे क्या बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया और रेडियस बढ़ गया, तो रेडियस क्या यहाँ पर लिख सकते हैं? रेडियस तो अगर बढ़ गया तो पाई R स्क्वायर एरिया आपका हो जाएगा। तो जितना टाइम्स बढ़ेगा, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे दोनों का रेशियो निकाल के, तो आंसर होगा आपका 8/27। उसके बाद आप यहाँ पर ये निकल गया। और दूसरी चीज़ कि करंट का रेशियो, करंट का जो है रेशियो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो लेंथ एंड द रेशियो ऑफ वायर, ये सारी चीज़ गिवन है। तो करंट का आप रेशियो निकालना है, तो करंट वोल्टेज, अच्छा वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये दोनों किस में है, ये दोनों ध्यान देखिए यहाँ पर कौन सा चीज़ एक गिवन है, तो ये पैरेलल में है। ठीक है, ये किस में है? ये पैरेलल में है, कनेक्टेड इन पैरेलल। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, अगर पैरेलल में, तो पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या सेम होता है? पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। तो पैरेलल में अगर वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज का रेशियो निकाल के हम क्या इजीली करंट का रेशियो नहीं निकाल सकते? तो मेरा आंसर आएगा 8:20। अगर आपको फुल डिटेल आंसर चाहिए इसका, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इस चीज़ को, कमेंट बॉक्स में कि सर हमको इसका पूरा बना के बताइए, पूरा फुल डिस्क्रिप्टिव वे में बताइए, तो हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर लेके आएंगे। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 10 में? क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या बोला कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर में क्या इम्पैक्ट होता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या, उसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है? तो कंडक्टर के लिए इंक्रीज हो जाती है और सेमी कंडक्टर में उल्टा होता है, यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। ठीक है, नंबर 11, वी यूज एलवाइज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेसिस्टर बिकॉज दे हैव, क्या बोला कि लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है और उसकी जो कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी होती है और हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 को क्या बोला? एक कांस्टेंट वोल्टेज है, कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटालिक वायर, जिसमें हीट डेवलप होता है H। इफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल का जिसका डबल द रेडियस एंड ट्वाइस द लेंथ एज कंपेयर टू ओरिजिनल वायर इज यूज्ड, देन द हीट डेवलप इट विल बी। सेम मटेरियल है लेकिन उसका जो रेडियस और लेंथ है उसको डबल कर दिया गया, ठीक है, ट्वाइस कर दिया गया जो पहले ओरिजिनल, तो उसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा, उसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा? तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा आपका 2H। कितना हीट प्रोड्यूस होगा? वो 2H हीट प्रोड्यूस होगा। आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। सेम वही कहानी चलेगी क्या? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। आप यहाँ पर हीट वाला फार्मूला लगा सकते हैं। हीट का फार्मूला क्या होता है? H बराबर I स्क्वायर RT, या हम लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई T। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जो हीट का फार्मूला होता है V स्क्वायर बाई R इंटू T, ये हमारा हीट का फार्मूला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं क्या हमें करना है।
क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, टू वी, मतलब उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना, टू वी, क्या द पोटेंशियल डिफरेंस, आप यहाँ क्वेश्चन सही पढ़ें, पोटेंशियल डिफरेंस पहले बी था, उसके बाद इंक्रीज हो गया, वो कितना हो गया, टू वी हो गया, विथ इट्स टेम्परेचर कैप कांस्टेंट, मतलब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन तो उसने क्या बोला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका हाफ हो जाएगा। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला अगर आप लिखें तो वी डी बराबर ई टाउ बाई एम, ठीक है। अच्छा, ये क्या टाउ, दिस टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम। अगर आप ध्यान से देखें तो ई बराबर क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज बाय इसकी लेंथ होता है कंडक्टर पर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो होगा आपका हाफ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि ये रिमेन्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू का ये आधा हो जाएगा, ठीक है। नंबर 14, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ये कोई डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है, इस डायग्राम में आप देखिए कौन सा वैल्यू करेक्ट है, और इस डायग्राम में क्या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछा, तो देखिए ये वाला रेसिस्टेंस को देखिए, ये वाला रेसिस्टेंस को और ये वाला रेसिस्टेंस को, दोनों किस में, इस पैरेलल में कनेक्ट है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सर ये कैसे पैरेलल पर, इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जब हम क्लासेस लेंगे तो उसमें सारी चीज़ बताएंगे आपको कि देख के आप कैसे बता सकते हो वो सीरीज़ में है या पैरेलल में एकदम। तो ये दोनों पैरेलल, अगर ये दोनों का पैरेलल में सॉल्व करें, अच्छा रेसिस्टेंस को अगर हमने अभी जस्ट बताया कुछ देर पहले कि रेसिस्टेंस को R1 प्लस जितने भी सारे होते हैं उसको R2 करके हम इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट हो गया वो कितना होगा, जो भी रिजल्टेंट आएगा इस वाले ये 8 ओम वाले जो रेसिस्टर है यहाँ पर 8 ओम ये वाले, इसके क्या हो जाएगा, इसमें सीरीज में होगा, और इसका जो टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा ये वाले से वो पैरेलल हो जाएगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको 7.5 ओम आपको मिलेंगे, कितने मिलेंगे आपको, 14 के 7.5 ओम आपको मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, एसआई यूनिट जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर आप देखेंगे तो कितनी होती है। अच्छा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है एफ बराबर BIL, ठीक है, BIL। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, F बाई कितना, LI। अच्छा, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, तो न्यूटन बाई एम्पियर, और करंट का एम्पियर और लेंथ का मीटर, तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए जो नंबर है न्यूटन पर एम्पियर, तो ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 पे चलते हैं। द कॉइल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज वाउंड ओवर अ मेटल फ्रेम इन ऑर्डर टू, ये जो फ्रेम है ये आपको किस में, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग प्रोवाइड करवाता है, ये क्या चीज़ करवाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, टू वायर्स ऑफ द सेम लेंथ आर शेप्ड इनटू ए स्क्वायर ऑफ साइड ए एंड अ सर्कल विथ रेडियस आर इफ दे आर कैरिंग सेम करेंट द रेशियो। अच्छा देखिए, दो वायर था, जिस मान लीजिए कोई ये वायर है, ठीक है, क्या है यहाँ पे कोई वायर है, कोई वायर है, ठीक है, और इस वायर क्या सेम लेंथ का है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, एक को स्क्वायर बना दिया गया जिसका लेंथ बोला ए लीजिए, और एक को सर्कल बना दिया जिसको आर बोला लेने के लिए रेडियस, और इसमें सेम करंट है। तो क्या इसने पूछा कि द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट का जो रेशियो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होता है आई इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया, दिस मैग्नेटिक मोमेंट। अगर आप इससे लेकर सॉल्व करें, अच्छा ये स्क्वायर है तो एरिया, इसका जो लेंथ अगर आप निकालेंगे, इसका लेंथ होता है कितना, 4a होता है। अच्छा, जो वायर का लेंथ है वो सेम इसका भी होगा क्योंकि सर्कम, और रेडियस का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 2πr, क्योंकि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2πr होता है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर होगा π/4 का आंसर आएगा, ठीक है। चलिए 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3 टाइम्स ऑफ अ वर्टिकल
कंपोनेंट। अच्छा देखिए यहाँ पर तो बी एच, ये क्या होता है, बी एच बराबर यहाँ पर गिवन है बी बी दो। अगर ये कॉस्ट असाइंड अगर आप देखें इसको सॉल्व करेंगे तो बी एच बाई बी बी बराबर होता है टेन थीटा, और सॉल्व करें तो 1/√3। तो 1/√3 टेन थीटा का वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 30 थीटा की वैल्यू। अच्छा टेन थीटा कितने की वैल्यू 1/√3 तो 30 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो 5/6। तो 18 का क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए, द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस एट ए स्पेस एट ए प्लेस क्या होगा। अगर आप देखिए मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होगा, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन होगा, जियोग्राफिक मेरिडियन होगा या मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। तो आप इसको आंसर बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। स्मॉल एंगल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आसान है आपका। चलिए, टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल डिपेंड्स ऑन। किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 21 की अगर हम बात करें, 21 में आप देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल रेसिस्टेंस आर है इन अ प्लेन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से मूव कर रही है। ठीक है, परपेंडिकुलर वन ऑफ इट्स साइड द मैग्नेटिक इंडक्शन बी कांस्टेंट इन अ टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस क्या है, प्रिंट पॉइंटिंग परपेंडिकुलर टू द इनटू द प्लेन ऑफ द लूप एग्जिस्ट एवरीवेयर एज शोन इन द फिगर। द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप इज कितना होगा। तो अगर इसको अब देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। वो क्या हो जाएगा, आंसर इज 0। चलिए, नंबर 22 अब देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इन वेबर गिवन बाय। अच्छा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है कितना, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर। अच्छा, E बराबर क्या होता है d∅dt। अगर आप डिफ्रेंशिएशन जानते हैं तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10t हो जाएगा प्लस 3। यहाँ पर t इज इक्वल टू कितना सेकंड पे बोला, 4 सेकंड पर। तो 40 प्लस 3 बराबर 43। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा तो -43 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब d∅dt क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, बैक ईएमएफ होता है ना, जो बैक यहाँ पर क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो बैक ईएमएफ माइनस नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो आंसर आपका जो होगा 43 हो जाएगा माइनस में। आप अगर इसको देखें ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखें तो ये डिफरेंशिएशन, अच्छा बहुत सारे बच्चों डिफरेंस 11 सामने पढ़ा होगा तो वेलोसिटी निकालना या एक्सक्रेशन निकालना, वहाँ पर आपने डिफरेंशिएट करा होगा। तो सेम हमने यहाँ पर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें 23 पे। 23 का इन्होंने क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ करंट विथ फ्रीक्वेंसी फाई इन AC सर्किट ऑफ ए प्योर रेसिस्टर। प्योर रेसिस्टर का अगर आप देखें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्योर रेसिस्टर का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है I बराबर V/R। अगर आप देखें तो R क्या इसका प्योर रेसिस्टिव जो इसका कैपेसिटर का रेसिस्टेंस होता है, तो क्या अगर हम लिख सकते हैं जनरली, अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं I बराबर V/XC, और XC बराबर होता है 1/ωc। ωc तो ओमेगा बराबर 2πf। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट के। तो कौन सा हो जाएगा I। अगर आप चलिए हम एक बार बता देते हैं, यहाँ पर V/1/ωc है ना, क्या हो जाता है 1/ωc, ये ऊपर जाएगा तो V/ωc। अच्छा, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf, तो हम लिख सकते हैं I बराबर 2πf। तो देखिए I इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। किसके लिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएगा। अब यहाँ पर देखिए 20 वोल्ट AC इज अप्लाइड टू ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए रेसिस्टेंस एंड अ कॉइल विथ नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस द वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करें √(V² + VL + VC, तो आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 16 वोल्ट आएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला क्वेश्चन है 25 का, तो इन्होंने क्या बोला कि एक कोई कैप दिया हुआ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF एंड करंट इन AC सर्किट। AC सर्किट में देखिए यहाँ पर E बराबर E0 sin ωt एंड I0 sin ωt + 3। यहाँ पर आप ध्यान देखिए, इसका जो ωt है और यहाँ पर ये इंक्रीज़ कर दिया है, मतलब वोल्टेज देखिए EMF जो है इसका E जो है वो
लीडिंग है, +3 मतलब इससे ये आगे है। तो किस में आगे होता है? करंट वोल्टेज से लीड करता है तो कैपेसिटर में लीड करता है। तो ये आरसी सर्किट भी हो सकता है और ये एलसीआर सर्किट। तो विच वन इज करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। आज हम सेक्शन ए पे बात करें, कल जब हम आएंगे आपसे एक लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी और सेक्शन सी डिस्कस करें। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपको इसका डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए? अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। हर एक क्वेश्चन को हम बोर्ड पे सॉल्व करवा देंगे और बेहतरीन ढंग का सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ और इस फार्मूला का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हम बेहतरीन ढंग से करेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर आप चाह रहे हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में करें और हमारे साथ प्यार बनाए रखें। और जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाए। देखिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एकदम लगे रहेंगे और इजीली हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।